गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था, वृत्तिक विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत आज हम बुद्धि को देखेंगे कि बुद्धि क्या है। आज हम बुद्धि के अर्थ, उसके प्रकार, उसकी प्रकृति और उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि बुद्धि क्या है। मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन दैनिक जीवन में जो कुछ कार्य करता है वो अपनी बुद्धि के माध्यम से करता है। हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति देखो बहुत अच्छा पत्रकार है, बहुत अच्छा शिक्षक है, बहुत अच्छा व्यापारी है। तो ये क्या है? ये सारे कुछ उसकी अपनी बौद्धिक योग्यताओं के दम पर उसको उस मुकाम को हासिल करता है। तो ये बुद्धि है क्या? क्योंकि हम कहते हैं कि व्यक्ति ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये प्रतिभाशाली है, तो ये कैसे है, क्यों है, किस तरह से है, वो उसकी बुद्धि। तो ये बुद्धि क्या है? क्योंकि वो अपनी बुद्धि की वजह से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और उसी की वजह से वो उस स्थान को हासिल करता है। तो फिर सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न उठता है कि बुद्धि है क्या। बुद्धि को हमें समझना होगा कि बुद्धि क्या है। तो हम इसको कुछ परिभाषाओं के आधार पर, क्योंकि बुद्धि की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं कही जा सकती। कोई कहेगा कि बुद्धि सीखने की क्षमता है, कोई कहेगा समायोजन की क्षमता है, कोई कहेगा ग्रहण करने की क्षमता है। यानी कि बुद्धि को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। या हम सबसे पहले थ्रस्टन की परिभाषा को देखेंगे कि थ्रस्टन ने बुद्धि को क्या कहा, बुद्धि को किस तरह से परिभाषित किया है। थ्रस्टन के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता बुद्धि है। यानी कि वास्तविक परिस्थितियां जो हैं उन परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति अपेक्षित व्यवहार, प्रतिक्रिया, यानी कि जो अपेक्षा वो परिस्थितियां व्यक्ति से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करती है उस तरह का व्यवहार किए जाने की योग्यता बुद्धि है। अर्थात कहने का तात्पर्य अगर इसको अप्रत्यक्ष रूप में कहें तो समायोजन कर लेने की क्षमता बुद्धि है। दूसरी बात, टर्मन की परिभाषा को देखेंगे कि टर्मन क्या कहते हैं कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोच लेने की योग्यता बुद्धि है। अर्थात कि किसी भी बुद्धि क्या है कि टर्मन के अनुसार अमूर्त चिंतन कर लेने की क्षमता बुद्धि है। जो चीज आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी कल्पना कर लेने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। जो चीज सामने है, जैसे ये चौक है तो चौक मुझे दिख रहा है, ये मेरे सामने ही है चौक है, लेकिन मैं किसी और के बारे में सोचती हूँ, वो चीज मेरे सामने उपस्थित नहीं है, तो उसके बारे में कल्पना करना और उसका आकार स्वरूप बताना वो बुद्धि है। बंकिंघम की परिभाषा को अगर देखते हैं, वो बुद्धि को क्या कहते हैं, उनके अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। यानी कि जो सीख लेने की शक्ति है, जो सीख लेता है वो क्या है, बुद्धि। तो अगर इस आधार पर हम देखें तो एक जना को कहता है कि समायोजन की क्षमता बुद्धि है, एक कहता है अमूर्त चिंतन की क्षमता योग्यता बुद्धि है, और एक कहता है सीखने की योग्यता बुद्धि है। अर्थात कि बुद्धि को एक निश्चित परिभाषित शब्दों में हम नहीं बांध सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि बुद्धि वो है जो व्यक्ति को सीखने में सहयोग प्रदान करती है, समायोजन करने में सहयोग प्रदान करती है, अमूर्त चिंतन कर लेने में सहयोग प्रदान करती है, किसी भी कार्य के प्रति एक योजना बना लेने की क्षमता योग्यता का निर्माण करती है। अर्थात कि बुद्धि व्यक्ति को केन प्रकारण किसी कार्य को करने, समायोजन करने या सीखने में सहयोग प्रदान करती है। वही चीज या वही योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार, क्योंकि हमको बुद्धि को अभी हम समझ रहे हैं, इसीलिए तो उसके प्रकार कौन कौन सी बुद्धि होती है कि किस क्योंकि बुद्धि को हम ना तो समायोजन की सीमा में बांध सकते हैं, ना ही अमूर्त चिंतन की सीमा में बांध सकते हैं, और ना ही सीखने की सीमा में बांध सकते हैं। क्योंकि अगर प्रकार को देखते हैं तो सबसे पहला प्रकार आता है सामाजिक बुद्धि। यानी कि जो व्यक्ति सामाजिक संबंधों को अच्छे से समझ, यानी कि बुद्धि का जो सामाजिक बुद्धि है वो व्यक्ति को सामाजिक संबंधों को समझने की योग्यता प्रदान करती है। सामाजिक संबंधों के साथ में मतलब समाज के लोगों के साथ में किस तरह से अंतर्क्रिया करनी है, कैसे उनके साथ समायोजन करना है, इसकी क्षमता प्रदान करती है वह सामाजिक बुद्धि। अर्थात बुद्धि सामाजिक होती है। फिर मूर्त बुद्धि, यानी कि जो सामने दिख रहा है उस वस्तु को समझ लेना, उसके बारे में विश्लेषण संश्लेषण कर लेना, उसके बारे में संपूर्ण खोज कर लेना अमूर्त बुद्धि।
और अमूर्त चिंतन, अमूर्त बुद्धि कौन सी है? ये मूर्त बुद्धि है। और अमूर्त बुद्धि कौन सी है? जो सामने नहीं है उसके बारे में भी चिंतन कर लेती है, वह बुद्धि अमूर्त बुद्धि कहलाती है। अर्थात अगर इसको देखें तो बुद्धि सामाजिक भी हुई, जो समाज को समझती है, समाज को समझ लेती है, वह सामाजिक बुद्धि होती है। यानी कि बुद्धि समाज को समझने की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त वस्तुओं को समझने की योग्यता बुद्धि है और मूर्त वस्तुओं को समझने की योग्यता बुद्धि। अर्थात बुद्धि जो कि किसी एक सीमा में बंधी हुई नहीं। बुद्धि की प्रकृति क्या है, वो किस प्रकार से व्यवहार करती है, उसका स्वरूप क्या है, इसकी प्रकृति को समझना हमारा। तो सबसे पहले सीखने की योग्यता, जो परिभाषा क्या है, बंकिंगम की परिभाषा के अनुसार कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। यानी कि बुद्धि अब एक प्रकार से यूं कहें कि सीखने की योग्यता पर अधिक बल जाता है, कि जो सीख लेने का जो कार्य करती है वो बुद्धि करती है। बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति किसी चीज को सीखता है। दूसरी जो बुद्धि की प्रकृति है वो समस्या समाधान की है। यानी कि ये समस्या समाधान कर लेती है, वह बुद्धि कहलाती है। अर्थात कि मनुष्य के जीवन में हर समय जीवन जीता है, जीवन जीने के दौरान वो अपनी संपूर्ण क्रियाकलाप करता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान खोजता है, वो बुद्धि के माध्यम से ही खोजता है। इसीलिए बुद्धि समस्याओं का समाधान करने की योग्यता बुद्धि है। अर्थात बुद्धि की प्रकृति है कि वो समस्याओं का समाधान कर लेती है। उसके बाद में है अमूर्त चिंतन की योग्यता। फिर वही अमूर्त चिंतन बार बार आ रहा है कि जो अमूर्त है, क्योंकि सामने है वो दिख रहा है, जो मूर्त है वो है, उसको तो दिख रहा है, इसलिए उसको अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो सामने नहीं है उसके बारे में जो कल्पना कर लेवे, वही चीज अमूर्त होती है। और अमूर्त चिंतन कर लेने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। यानी कि बुद्धि की जो प्रकृति है वो अमूर्त चिंतन कर लेने की योग्यता उसमें होती है। यानी कि जो व्यक्ति अमूर्त चिंतन करता है वो अपनी बुद्धि के, अमूर्त बुद्धि के माध्यम से करता है। उस अंतिम बात आती है पर्यावरण के साथ सामंजस्य। पर्यावरण यानी कि यहाँ क्या कहा है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार, थॉर्नब्राइट की परिभाषा के अनुसार वास्तविक परिस्थिति, पर्यावरण यानी कि उसके चारों ओर जहाँ व्यक्ति है, जैसे कक्षा कक्ष में बैठा है तो कक्षा कक्ष के पास पूरे वातावरण को पर्यावरण कहेंगे, जिसमें बालक, उसके आसपास बैठने वाले मित्र, पुस्तकें, टेबल, फर्नीचर जो भी है वो, अध्यापक, शामपट, बोर्ड वगैरह, ये सारे कुछ उसके उस कक्षा के पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और इन सबके साथ में समायोजन कर लेने की योग्यता बुद्धि है। यानी कि बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन कर लेती है, वह बुद्धि कहलाती है। या बुद्धि की प्रकृति होती है कि पर्यावरण के साथ समायोजन करती है। इसी आधार पर हम बुद्धि की विशेषताओं को देखने का प्रयास करते हैं, या विशेषताओं के आधार पर बुद्धि को और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि जन्मजात बुद्धि है। निश्चित है कि जैसे बालक जन्मजात बुद्धि के साथ पैदा होता है, अलग से कहीं बाद में उसमें अपलोड नहीं की जाती है। उसके बाद एकीकरण, अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को एकीकरण कर लेने की योग्यता बुद्धि है। यानी कि बुद्धि की विशेषता होती है कि यहाँ से सूचना आई, यहाँ से सूचना आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से, हर चीज को एक जगह एकीकृत कर लेने की उसमें क्षमता होती है बुद्धि। फिर बुद्धि की तीसरी विशेषता है लक्ष्य की प्राप्ति। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का को कर ही लेती है। यानी कि व्यक्ति ने सोचा है कि मुझे अमुक कार्य को करना है, तो वो इस बुद्धि का सहारा लेकर उस लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। अर्थात कि बुद्धि व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाती है। फिर बाद में है सामंजस्य। बुद्धि सामंजस्य का नाम बुद्धि है। अर्थात बुद्धि की चौथी विशेषता है सामंजस्य। यानी कि जहाँ भी है व्यक्ति उसमें समायोजन या सामंजस्य स्थापित कर ले, वह बुद्धि कहलाती है। फिर बाद में है कठिनता व जटिलता। यानी कि कठिनता और जटिलता दोनों पक्ष, दोनों बातें व्यक्ति के सामने आती है
किसी कार्य को करने में बहुत कठिनाई हो सकती है, कोई कार्य बहुत जटिल हो सकता है। अर्थात कि हर कठिनता या जटिल कार्य को समझना, उसको समाधान कर लेने का कार्य बुद्धि करती है। अर्थात कि बुद्धि कठिन भी है और जटिल भी है, अर्थात दोनों तरह के पक्षों के आधार पर बुद्धि कार्य करती है या बुद्धि अपना प्रयास करती है। फिर अमूर्तता है, निश्चित है कि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता बुद्धि है। फिर है मितव्ययता, यानी कि अधिक कार्य को कम समय में कर लेने के प्रयास जो होते हैं वो बुद्धि के माध्यम से होते हैं। अर्थात कि बुद्धि व्यक्ति को अधिक कार्यों को कम समय में कर लेने में सहयोग प्रदान करती है। उसके बाद में है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्यों को समझने का या उनको ग्रहण करने का कार्य बुद्धि करती है। कोई व्यक्ति जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है, वो समाज के कुछ परंपरागत मूल्यों के का विरोध कर सकता है, लेकिन उनको ग्रहण न करे ऐसा नहीं, उनके प्रति जुड़ा हुआ ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जुड़ा हुआ है तभी उसमें कुछ कमियां नजर आ रही हैं, उसको लग रहा है कि वर्तमान परिवेश में इन मूल्यों से जुड़ा रहना हमारे विकास के पथ में बाधक है। ये कार्य कौन कर रहा है? बुद्धि। यानी कि सामाजिक मूल्यों के प्रति व्यक्ति को सचेत करने का कार्य बुद्धि करती है। अंतिम बात है मौलिकता का उद्गम, यानी कि मौलिक मूल चीज जो है, यानी कि वास्तविकता तक ले जाना या वास्तविकता को सामने रखना, मौलिक आधार को सामने रखने का कार्य बुद्धि करती है। आशा करती हूँ कि आपको ये आज की ये बात समझ में आई होगी। इसके आधार पर आपको प्रश्न करना है कि बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट करते, बुद्धि को परिभाषित करते हुए उसके प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।